मूवी शुरू होती है बहुत ही मिस्टीरियस सीन को दिखाते हुए कि एक कंटेनर जैसा ट्रक एक रोड से गुजर रहा है। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन इतना जरूर हम जान पाते हैं कि उसमें कोई बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसके साथ उन लोगों ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भेजी है। इनफैक्ट ये कंटेनर आर्मी का ही होता है और उसके साथ सिक्योरिटी भी उनकी। लेकिन उसी रोड पर एक और कार होती है जिसमें एक न्यूली वेड कपल होता है। उन लोगों की गाड़ी पता नहीं कैसे उस ट्रक के साथ टकरा जाती है और इस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस कंटेनर को काफी ध्यान से उस ट्रक के साथ बांधा गया था वो हो गया था अब सेपरेट और वो खुल जाता है, और जो चीज उसमें से बाहर आती है वो हम सब देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई चीज नहीं, वो एक जीता जागता ज़ॉम्बी था। ये ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट लग रहा था कि बाहर निकलते ही कुछ नहीं देखता, सारे सोल्जर्स को मार डालता है। अब जनाब उसी आर्मी में से ये 2 सोल्जर्स को मारता तो नहीं है, लेकिन उन्हें भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। अब बन जाते हैं वो दोनों सोल्जर्स भी ज़ॉम्बीज। ये तीनों अब एक साथ हो जाते हैं। अब इन ज़ॉम्बीज में खास बात ये थी कि ये डम नहीं थे, इनमें काफी अकल थी। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम लास वेगास जाएंगे, क्योंकि इनका प्लान था कि ये लोग वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना दें और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार करें। और ये थे मूवी के कुछ स्टार्टिंग सीन्स। अब एक्चुअल स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। लास वेगास के सोल्जर्स के जो हेड थे उनका नाम था स्कॉट। अब जब ज़ॉम्बीज ने इनकी कंट्री पर अटैक कर दिया तो ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे ज़ॉम्बीज को हराने की। ये उनको मार भी रहे थे और अपने पूरे ग्रुप को ऑर्डर दे रहे थे कि इनको हराना चाहिए, वरना ये ज़ॉम्बीज तो इतने फास्ट हैं कि हम सबको बहुत जल्द मार देंगे। लेकिन इस दौरान उन बेचारे का एक फैमिली मेंबर भी खो जाता है। ये ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा फास्ट और खतरनाक थे कि कोई भी इनसे बच नहीं पा रहा था। पूरा का पूरा शहर इनकी लपेट में आ चुका था। गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है लेकिन इनको रोक नहीं पाती, तो वो एक ऑर्डर देती है कि पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए, जो आजकल हमारे साथ चल रहा है, ताकि वायरस हमें छू न सके। इसी तरह उधर भी लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया ताकि ज़ॉम्बीज किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सकें और इनका इंटरेक्शन ही न हो किसी इंसान से। सारे सिटी का सिस्टम बदल चुका था, लोगों की जॉब्स जा चुकी थी, ज़ॉम्बीज ने काफी तबाही भी मचा रखी थी। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि स्कॉट जो पहले आर्मी में हुआ करते थे अब किसी रेस्टोरेंट में होते हैं। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक रिच गैंगस्टर आता है। वो आकर स्कॉट से बातें करने लगता है कि तुम तो जानते हो गवर्नमेंट ने पहले ही हर जगह लॉकडाउन लगा रखा है और जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही वो उन जगह को ब्लास्ट कर देगी। और उन्होंने कहा है कि जिन जिन की बिलोंगिंग्स और जरूरी चीजें हैं वहाँ पर वो किसी तरह उनको पहुँचा दी जाएंगी। लेकिन तुमने मेरा नाम तो सुना होगा, मैं एक बहुत बड़ा कैसीनो चलाता हूँ और उसमें मेरे $200 मिलियन हैं। अब हम सब जानते हैं कि कैसीनो में इतने ज्यादा पैसे रखना या इतनी ज्यादा डीलिंग्स करना तो गलत बात है ना। तो वो गैंगस्टर गवर्नमेंट से इस चीज की हेल्प नहीं ले सकता था, इसलिए वो तरीके ढूंढ रहा था कि वो किसी से कहकर अपने पैसे सेव कर ले ताकि वो उन ब्लास्ट में जाया न हो जाए। तो वो स्कॉट को ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे लिए मेरे ही कैसीनो से वो पैसे वापस ले आओ तो मैं तुम्हें भी $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट को तो पहले अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता और ना तो वो पहले ज्यादा इंटरेस्टेड था इस काम को करने में। लेकिन जब वो सोचता है कि $50 मिलियन उसकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं तो क्यों ना मैं इस चीज को ट्राई करूं। तो वो गैंगस्टर स्कॉट को बताता है कि तुम्हारे पास 36 आवर्स हैं, यानी 1 और आधा दिन। उससे पहले तुम्हें वो सारे पैसे मुझ तक लाने होंगे, चाहे जैसे भी लाओ, जितने मर्जी लोगों को अपनी टीम में ऐड करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। अब वो गैंगस्टर स्कॉट का इंटरेस्ट देखते हुए उसे कुछ मैप्स देता है जो कि उसी कैसीनो के थे। वो उसे सारा कुछ समझा देता है। स्कॉट की एक बेटी भी होती है जो कि एक सोशल वर्कर होती है। अब इसी शहर यानी लास वेगास के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप भी होता है जहाँ पे काफी मासूम और हेल्पलेस लोग रहते थे। उन्हीं में से एक लड़की भी होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। अब स्कॉट की बेटी जो कि एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आपका कोई इशू तो नहीं है। तो वो स्कॉट की बेटी से कहती है कि मुझे लास वेगास के अंदर से कुछ पैसे चाहिए, उसके लिए मुझे शहर के अंदर जाना होगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं पैसे लेके आ जाऊंगी बाहर। तो स्कॉट की बेटी कहती है कि नहीं, आप शहर में नहीं जा सकती, लॉकडाउन लगा हुआ है और आप जानती हैं ना कि शहर के हालात कितने बुरे हैं। तो वो लड़की कहती है कि अगर मुझे ये पैसे मिल गए तो मुझे यहाँ रहने की यानी रिफ्यूजी कैंप में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वापस चली जाऊंगी। तो स्कॉट की बेटी कहती है कि आप थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी काफी सैड रहती थी। और याद है मूवी के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि स्कॉट ने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया था और वो थी उसकी वाइफ।
इनफैक्ट वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उसे मारना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन था, जिसको लेके स्कॉट काफी उदास रहा करता था क्योंकि उसी ने अपनी वाइफ को मारा। इसीलिए स्कॉट की बेटी भी डिप्रेस रहती थी। इसके बाद स्कॉट कॉल करता है उसे गैंगस्टर को और उससे कहता है कि मैं इस मिशन के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए अपनी कोई टीम भी इकट्ठी करनी होगी। तो वो अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है, 2 लड़कियाँ और 3 लड़के, जिनमें से एक लड़की पायलट होती है, एक लड़का ऐसा होता है जो किसी भी किस्म के लॉक को खोल सकता था और एक लड़का बहुत अच्छा शूटर होता है। और इन तीनों के अलावा भी एक लड़का और एक लड़की होते हैं, यानी टोटल 5 लोग। स्कॉट उन लोगों से कहता है कि मैं इसके बदले में तुम लोगों को पैसे भी दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करनी है। अब ये सारे लोग मिलकर उसे गैंगस्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो गैंगस्टर इन्हें बताता है कि उसके अंदर जाने से पहले जाहिर सी बात है कि तुम्हें वेगस में एंटर होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, तो तुम लोगों को जो पहला स्टेप करना होगा वो ज़ॉम्बीज़ को हराना होगा, उन्हें मारना होगा और फिर तुम लोग बढ़ोगे कैसीनो की तरफ। और उसके बाद कैसीनो पहुँचते ही वो लड़की जो पायलट होती है अपने हेलीकॉप्टर के साथ उसकी रूफ पर इंतजार करेगी बाकी सबका, और वो आदमी जो कि लॉक खोल सकता है वो नीचे से लॉक खोलेगा और बाकी सारे लोग उसमें से पैसे लेके वापस ऊपर रूफ टॉप पे आ जाएंगे ताकि उस हेलीकॉप्टर में मिलकर भाग सकें। वो गैंगस्टर उनके साथ अपना असिस्टेंट भी भेजता है उन पर नजर रखने के लिए। फिर वहाँ से स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटी मुझे तुम्हारी भी कुछ मदद चाहिए। तो वो कहती है ठीक है डैड, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि तुम वेगस के अंदर नहीं जाओगी क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन इसी दौरान स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वही रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की वेगस के अंदर जा चुकी है। वो तो शहर के बारे में इतना कुछ जानती भी नहीं है, तो उसकी जान को काफी खतरा है। तो वो लड़की अपने डैड यानी स्कॉट से कहती है कि डैड प्लीज मुझे अंदर जाने दें, वहाँ पर किसी को मेरी मदद की जरूरत है। पहले तो स्कॉट मना करता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि अपना ख्याल रखते हुए हमारे साथ साथ रहना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ज़ॉम्बीज़ का अटैक कितना खतरनाक हो सकता है। ये सारी टीम अपने साथ कुछ सामान रखती है और कंटेनर्स के थ्रू होते हुए वेगस के अंदर चली जाती है। वहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर को तबाह किया हुआ था, कोई भी चीज ठीक नहीं बची थी, तो इंसान क्या रह पाते वहाँ। रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की के यहाँ आने के लिए एक और लड़की ने उसकी हेल्प की थी जो उसी के साथ रिफ्यूजी कैंप में रहा करती थी, लेकिन वो वेगस शहर को भी काफी अच्छे से जानती थी। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम उस शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके सामने टाइगर्स आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ थे, और तभी वहाँ पर छोटे बालों वाली लड़की आ जाती है जिसने दूसरी लड़की की रिफ्यूजी कैंप से यहाँ आने में मदद की। वो वहाँ पर मौजूद एक बदतमीज सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देती है और कहती है कि ज़ॉम्बीज़ इसको ले जाएंगे ताकि हम लोग बच जाएं। वो स्कॉट की टीम को बताती है कि यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ डम्ब हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ काफी इंटेलिजेंट हैं जिनका हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमें बहुत सोचना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। अब वहाँ पर वो छोटे बालों वाली लड़की उनसे कहती है कि हमें उस लड़की को भी ढूंढना है जिसको मैं रिफ्यूजी कैंप से यहाँ पर लेकर आई, वो पता नहीं कहाँ है, उसकी जान को खतरा है। तो स्कॉट और उसकी टीम कहती है कि हमारे पास ये करने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है जिसमें हमें कुछ पैसे ढूंढने हैं, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। स्कॉट की बेटी इस बात को लेकर काफी सैड हो जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बात तो मानना थी, तो वो उनके साथ चल पड़ती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर मौजूद थे वो तो सो रहे हैं। इनफैक्ट उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज़ ऐसे थे जो दिन में सोया करते थे और रात में जागा करते थे। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से गुजरने लगते हैं, लेकिन एक लड़की से कुछ शोर हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे बहुत लड़ती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो अकेली उनको कैसे हरा पाती। तो वो समझ जाती है कि अब उसका बचना पॉसिबल नहीं है। वो अपने बाकी टीम मेंबर से कहती है कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चाहो तो मुझे भी शूट कर दो क्योंकि अब मैं बच नहीं सकती और ये ज़ॉम्बीज़ मुझे भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो उसके साथी को काफी दुखी होकर उसे शूट करना पड़ता है और इसके साथ साथ वो शूटर बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी शूट कर देता है, जिससे फिलहाल तो उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग कैसीनो पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी पूरी लाइट्स ऑन करती है और वो पायलट लड़की कैसीनो की रूफ टॉप पे अपने हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचती है, और हैकर जो होता है वो इस इंतजार में होता है कि कब उसे सेफ खोलने का ऑर्डर दिया जाए, और वो शूटर जो होता है वो इस ख्याल में होता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी आए तो उन्हें शूट कर दे। अब जो पीछे बचता है एक लड़का और छोटे बालों वाली लड़की जो रिफ्यूजी कैंप से आई थी, वो दोनों भी यही ख्याल रख रहे थे कि ज़ॉम्बीज़ कहीं उन पर अटैक न कर दें।
अब जब सब लोग उस कैसीनो के अंदर चले जाते हैं तो वो आदमी जो सेफ खोलने वाला था वो उनसे कहता है कि इतने ज्यादा पैसे लॉकर में पड़े हो और यहाँ पे कोई सेफ्टी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उस आदमी ने, उस गैंगस्टर ने यहाँ पर जरूर बहुत हाई सिक्योरिटी लगाई होगी। यहाँ पर कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ पर ना ज़ॉम्बीज़ को बुलाते हैं और अगर ऐसा कोई ट्रैप होगा तो जाहिर है पहले ज़ॉम्बीज़ उसके लपेट में आ जाएंगे, उन ट्रैप्स में फंस जाएंगे और हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब बाहर वो छोटे बालों वाली लड़की शूट करती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करके छुपा लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन ट्रैप में फंसने लगते हैं। कभी उन पर फायर्स चलते हैं, कभी उन पर छोटे छोटे एरो शूट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। बाहर उस छोटे बालों वाली लड़की को दूसरे लड़के को पता चलता है कि जो रेफ्यूजी कैंप से लड़की आई थी उसको ज़ॉम्बीज़ के लीडर ने कैद किया हुआ है, यानी सबसे पहला ज़ॉम्बी जो कंटेनर से आज़ाद हुआ था। तो वो आदमी उस छोटे बालों वाली लड़की से कहता है कि शूट करो ताकि वो यहाँ पर आए। दरअसल उस ज़ॉम्बी की जो ब्राइड होती है उसकी वाइफ, उसका बेबी होने वाला होता है और वही ब्राइड शूट की आवाज़ सुन के इनके पास आती है। तो वो आदमी उसको मार देता है, उसका गला काट देता है और फिर उसको अपने बैग में रख लेता है। उसके साथ में जो छोटे बालों वाली जो लड़की होती है वो कहती है कि देखना तुमने गलत किया, वो ज़ॉम्बी तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं है कि तुमने उसकी ब्राइड को मार दिया, तुम जानते भी थे तो तुमने क्यों खतरा मोल लिया। और तभी वहाँ पर न्यूज आती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया जाए, यानी बॉम्बिंग कर दी जाए, जिसकी वजह से सारा वेगास तबाह हो जाएगा और ये कैसीनो भी। ये खबर इनके लिए काफी बुरी थी क्योंकि इनके पास अब बहुत कम टाइम बचा था और अभी तक इन लोगों ने वो पैसे भी नहीं लिए थे। अब इसी बात को लेके वो लोग परेशान थे कि ऊपर से इनको एक और न्यूज आ जाती है, वो ये कि पायलट लड़की बताती है कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है और उसको रिपेयर करने में मैं नहीं जानती कि कितना वक्त लगेगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब स्टॉक अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हमारे पास कम टाइम है और वो जल्दी से वो लॉकर खोल के सारे पैसे अपने बैग्स में शिफ्ट करने लगते हैं। उतनी ही देर में वो मेन ज़ॉम्बी भी आ जाता है। उसको काफी गुस्सा होता है कि इन लोगों ने मेरी ब्राइड को मार दिया। वो अपनी ज़ॉम्बी फैमिली यानी ज़ॉम्बी टीम को ऑर्डर देता है कि इन पर अटैक कर दो। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी को एकदम ख्याल आता है कि वो रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैंने उसे कहा था कि मैं उसकी मदद करूंगी। वो ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। तो वो छुप कर उसे ढूंढने चली जाती है। जब स्कॉट को ये पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है तो वो उसके पीछे जाने लगता है और उसके वहाँ से निकलते ही बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी टीम पर अटैक कर देते हैं, जिसके दौरान एक लड़की मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर मूवी में एक और ट्विस्ट आता है। उस गैंगस्टर का असिस्टेंट इन लोगों के पास आता है और स्कॉट की पूरी टीम को उस कैसीनो के बेसमेंट में बंद कर देता है। वो सब लोग काफी हैरान होते हैं कि कैसा मजाक है। तो वो उनसे कहता है कि हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो हमारा प्लान था। तुम्हें कभी भी गैंगस्टर से अच्छा की उम्मीद हो सकती है क्या? मेरे बॉस को तो पैसे चाहिए थे ही नहीं, उसे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ उस ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर, क्योंकि उससे वो पूरे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर वो पूरे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर लें तो फिर उन्हें तुम लोगों की क्या जरूरत है, पागल लोग। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। वो उस आदमी से उसका बैग लेता है ये समझते हुए कि इसके अंदर ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर है, लेकिन जब वो बैग खोल के देखता है तो उसमें किसी का सर नहीं होता बल्कि मनी काउंटर मशीन होती है। उसे काफी गुस्सा आता है, वो अपने हवास खो बैठता है, वो अपनी सेंसेस में नहीं रहता और इसी वजह से वहाँ पर एक टाइगर आकर उसे बहुत बुरी तरह से मार डालता है। फिर उसके बाद वो छोटे बालों वाली लड़की कोई जगह ढूंढती है बाहर निकलने के लिए और वो सबको अपने साथ बाहर ले आती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो उनका इनकाउंटर होता है ज़ॉम्बीज़ के साथ। काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ उनके सामने आ जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए और वो शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं। तो वो लड़का समझता है कि बस अब मेरा वक्त भी आ चुका है, मैं इनसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। तो वो बाकी सबसे कहता है कि मुझे शूट कर दो और इसके साथ इन बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी जो अभी सिर्फ मेरे इर्द गिर्द हैं और तुम लोगों के पास ये अच्छा मौका है इन सबको मारने का। दरअसल उस बेचारे ने भी उसी लड़की की तरह कुर्बानी दी होती है, सेक्रीफाइस किया होता है। अब स्कॉट की टीम को उसको पूरे ज़ॉम्बीज़ के साथ मारना पड़ता है, जिससे वो सब लोग काफी सैड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अभी भी उसी रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिसे रिफ्यूजी कैंप वाली दूसरी लड़की ने मारा था। लेकिन वो आदमी अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था, बहुत खतरनाक वाला। वो सब जाते हैं रूफ टॉप की तरफ
तरफ स्कॉट भी और वो छोटे बालों वाली लड़की भी। तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी लीडर भी आ जाता है, यानी सबसे पहला ज़ॉम्बी। तो वो छोटे बालों वाली लड़की उससे कहती है कि पीछे हट जाओ, और साथ ही वो उसकी ब्राइड का सर भी निकालती है किसी दूसरे बैग से जो उसने छुपा रखा था। वो कहती है कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वो ज़ॉम्बी लीडर कुछ पीछे होने लगता है, लेकिन तभी वो छोटे बालों वाली लड़की देखती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ज़ॉम्बी लीडर उस छोटे बालों वाली लड़की पर अटैक कर देता है और उसे जान से ही मार डालता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो कितना तेज था। लेकिन वो बेचारी लड़की भी मरने से पहले उसकी ब्राइड का सर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर जिंदा था, यानी अगर उसे अभी भी उसकी बॉडी के साथ लगा दिया जाता तो वो दोबारा से जिंदा हो सकती थी। इसलिए उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया जो उसका सर क्रश कर दिया, ताकि वो दोबारा न जिंदा हो सके। स्कॉट जब हेलीकॉप्टर में बैठा होता है तो उस पायलट लड़की से कहता है कि हम वो सारी मनी अपने साथ नहीं लाए, और उसे सारी प्लानिंग बताता है उस गैंगस्टर की, और ये भी बताता है कि मेरी बेटी खो चुकी है और अब मुझे उसको ढूंढना है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कॉट की बेटी ने उस रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की को बचा लिया होता है, लेकिन उनके पीछे वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन स्कॉट की बेटी काफी ब्रेव होती है, वो उसे भी मार डालती है। लेकिन इसके फौरन साथ ही वो ज़ॉम्बी लीडर भी वहाँ पर आ जाता है अपने बाकी ज़ॉम्बी साथियों के साथ, और स्कॉट की बेटी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन स्कॉट भी बहुत मेहनत के बाद उस जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर उसकी बेटी थी। वो अपनी बेटी को और दूसरी लड़की को वहाँ से लेके फौरन से निकल जाता है। ये सारे लोग जल्दी से रूफ टॉप पे भाग कर आते हैं ताकि हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से भाग सकें, लेकिन वो तेज ज़ॉम्बी यानी ज़ॉम्बी लीडर भी उनके पीछे पीछे आने लगता है, और वो साहिब तो हेलीकॉप्टर के अंदर ही जंप लगा देते हैं, और अब फाइट होने लगती है स्कॉट की और इसी ज़ॉम्बी की। ये दोनों बहुत लड़ते हैं और इसी दौरान वो ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन फिर भी स्कॉट हिम्मत करते हुए उसे शूट कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी लीडर हमेशा के लिए मारा जाता है। लेकिन बैड लक ये था कि अब एयर स्ट्राइक्स होने में, बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। इन लोगों को फौरन उस जगह से निकलना था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उस फीमेल पायलट को भी गोली लग चुकी थी। स्टिल वो बहुत मुश्किल से जहाज उड़ाती है, और वहाँ से जैसे ही लोग निकलते हैं तो फौरन से ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस एयर स्ट्राइक की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को भी काफी नुकसान पहुँचता है। इस पे तो वो बेचारी फीमेल पायलट भी मारी जाती है, वो रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की भी, और बेचारा स्कॉट काफी ज्यादा जख्मी होता है। इस हमले में स्कॉट की बेटी बच चुकी थी। वो अपने डैड के पास आती है और उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं मानी, हमेशा आपकी बात टाली, आपसे नफरत की कि आपने मेरी मॉम को मार दिया, लेकिन आप भी अपनी जगह सही थे, क्या आप प्लीज मुझे माफ कर सकते हैं। तो स्कॉट कहता है कि मेरी बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अपना ख्याल रखना बस, तुम जानती हो कि मैंने वहाँ से कुछ पैसे चुरा लिए थे कि मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास तो कोई नहीं रहा, तो ये मेरे भी किस काम के। इसी के साथ स्कॉट अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है। इसी के साथ स्कॉट बेचारे को कुछ होने लगता है, क्योंकि उसे उस ज़ॉम्बी ने जो काट लिया था। वो अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी, मुझे शूट कर दो, कहीं मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो उसकी बेटी रोते रोते अपने फादर को शूट कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा था। और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि क्यों उसके फादर ने भी उसकी मदर को शूट कर दिया, क्योंकि अगर वो उनको शूट ना करते तो वो ज़ॉम्बी बन के लोगों को भी इन्फेक्टेड करती और हर तरफ नुकसान पहुंचाती। और यहाँ पे वो बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो उस लड़की यानी स्कॉट की बेटी को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि वेगास शहर पूरा का पूरा तबाह हो चुका था उन्हीं एयर स्ट्राइक्स की वजह से, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी भी जिंदा था। अब उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे लेके उस शहर से बाहर आता है और एक फ्लाइट बुक करता है कि वो दूसरी कंट्री वापस जा सके। वहाँ पर उसे हर फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं चेक करूँ जाके कि मुझे हो क्या रहा है। तो वो ऑब्जर्व करता है कि उसके बाजू पर किसी बाइट का निशान है। तो उसे याद आता है कि हाँ, मुझे उस ज़ॉम्बी लीडर ने काटा था, और वो जानता था कि वो जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मैं ये भी सोचती हूँ कि उस एयर स्ट्राइक का क्या फायदा, कि आर्मी को तो यही लग रहा था कि उन एयर स्ट्राइक्स की वजह से पूरे वेगास के सारे ज़ॉम्बीज मारे गए, लेकिन अब ये आदमी जो इन्फेक्टेड होके दूसरी कंट्री में आ रहा था, इसका क्या? ये तो खुद भी ज़ॉम्बी बन के बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देगा ना। लेकिन हु नोस, यहाँ तो मूवी एंड हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।